Hello and welcome to Bimochan IAS. This is the series of Geography optional and we are discussing Geomorphology which is module 2 of our series. लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्लोप डेवलपमेंट स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम लोग बेसिक्स क्लियर किए थे कि स्लोप क्या है, इसकी स्टडीज़ आप लोगों को क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और इसकी स्टडी कैसे की जाती है और धीरे धीरे ये इसकी स्टडी किस तरीके से इवॉल्व हुई। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले डेविस के मॉडल को डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग पेंक और एलसी किंग के मॉडल को डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग दो और जोग्राफर्स हैं उनके मॉडल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों का ये पूरा का पूरा एंड होगा। दैट मीन्स ये वैसे तो जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में कराते हैं तो ये 2.5 आवर में आप लोगों की पूरी क्लास होती है, उसके अंदर अपना एक दिन में ही ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बट विद द लिमिटेशंस ऑफ द यूट्यूब हम लोगों ने इसको क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसी टॉपिक को, जिससे आप लोगों को एक बार में पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए इस टॉपिक का नाम अपन लोगों ने टॉपिक ए बी और सी रख दिया है, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करें जहाँ से अपन लोगों ने ख़त्म किया था अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो मतलब क्लास 28 नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख के आए, नहीं तो ये चीज़ बाद में समझ में थोड़ी सी मुश्किल होगी समझने में। तो वही अपना चल रहा है स्लोप डेवलपमेंट ही, ठीक है। सिलेबस देखो भाई कि भाई रेड वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं, येलो वाला जो है वो हम अभी कर रहे हैं और ये जो इरोजन सरफेस जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है वो हम लोग इंटरलिंक करते चले जा रहे हैं किसी के भी साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने साइकिल ऑफ इरोजन जब पढ़े थे उस टाइम पे हम इरोजनल सरफेस तो देख रहे थे। जब हम डेरिवेशन और चैनल मॉर्फोलॉजी देखेंगे उस टाइम पे भी हम इरोजन सर्फेसेस के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। समझ में आई ना ये वाली बात। और अर्थक्वेक और सुनामी जो बचा हुआ है वो मैं एक मिसलेनियस वीडियो बनाऊंगा जब मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास बनाऊंगा, तो उस टाइम पे ये चीज़ें भी हो जाएंगी, ठीक है। PYQ देख लो, वही है सबसे ज़्यादा क्या आता है, डेविस से रिलेटेड, पेंक से रिलेटेड, फिर एलसी किंग से रिलेटेड और फिर पेडिप्लेनेशन एलसी किंग का, और उसके बाद एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब ये जो है ना काटा है बोश और हेल्डंग का, तो क्या किया इनका, नॉर्मली एक बार आ गया उसके बाद तो कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, और ऐसे अगर कितनी बार भी आएगा कि हम क्या सारे पढ़ेंगे, आप लोगों के पास इतना टाइम थोड़ी है, तो इसीलिए ये अपन स्किप कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब स्टार्ट करें। अब इससे पहले अपन ने डेविस देख लिया था, अब पेंक देखो क्या है। वॉल्थर पेंक ने 1924 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दी मॉर्फोलॉजी से। इसमें एनालाइज किया था किसको, स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी को, ठीक है। ये अब चूंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि जो हम लोगों के जो डेविस है उनने बोला था कि जो भी हमारा स्लोप का जो डेवलपमेंट होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, दैट मीन्स स्टेज वाइज प्रॉब्लम होती है। तो जब हम लोग साइकिल ऑफ इरोजन डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम पे इसने क्रिटिसाइज किया था पेंक ने, तो बस सेम वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ कर रहा है कि इसको क्रिटिसाइज कर रहा है डेविस के टाइम डिपेंडेंट मॉडल को, और इसने अपने हिसाब से दिया कि भाई नहीं ये दोनों के दोनों चीज़ें साथ में होती हैं। इन्हें आर्ग्यू किया कि स्लोप जो होता है वो फॉर्म होता है जो पूरा जो स्लोप फॉर्म जो होता है जो डिपेंड किस से ज़्यादातर किस पे करता है, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट पे, ना कि और वर्सेस रेट ऑफ डेन्यूडेशन पे। दैट मीन्स कि कितनी स्पीड से वो अपलिफ्ट हो रहा है आपका सरफेस और उसकी कितनी स्पीड से डेन्यूडेशन प्रोसेस हो रही है। मान लो आप लोगों की अपलिफ्टमेंट अगर रेट अपलिफ्टमेंट रेट ज़्यादा है और डेन्यूडेशन रेट कम है तो दैट मीन्स वो क्या होगा, आप लोगों का जो स्लोप होगा वो स्टीप होता चला जाएगा। लेकिन अगर अपलिफ्टमेंट रेट कम है और आपकी डेन्यूडेशन रेट हाई है, दैट मीन्स हम लोगों का जो स्लोप होगा वो स्टीप ना होते हुए वो क्या होता चला जाएगा, इस तरीके से धीरे धीरे जेंटल होता चला जाएगा। तो बस वही चीज़ है कि इसका मतलब ये एज ऑफ द स्लोप पे ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्या था, डेविस ने बोला था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो स्टेजेस में बदलता जाएगा, यंग, मैच्योर और ओल्ड स्टेज में। इसने बोला नहीं, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट वर्सेस रेट ऑफ डेन्यूडेशन पर डिपेंड करेगा, इससे आप लोगों की एज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस किया इसने किस चीज़ के ऊपर, डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर, कोई भी फिक्स्ड साइकिल के ऊपर बात नहीं की इसने नहीं बोला कि भाई यंग, मैच्योर और ओल्ड होगा। इसने बोला नहीं भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी, मान लो पड़ा उस टाइम पे कोई भी अपलिफ्टमेंट हुआ किसी भी उसका किसी भी टाइम पे हो सकता है वो तो, या फिर डेन्यूडेशन प्रोसेस कितनी स्पीड से बन सकती है वो भी किसी भी टाइम पे हो सकता है। समझ में आना ये वाली बात। मतलब अपन ये चीज़ ये चारों चीज़ें वही बोली हैं जो हम लोगों ने साइकिल ऑफ इरोजन में डिस्कस की थी, वही की वही चीज़ है, ठीक है। नाउ
अब इस मॉडल के लिए हमने अज्यूम क्या किया, मतलब जो हमारे पेंग भाई साहब थे उन्हें अज्यूम क्या किया, मतलब कोर आइडिया क्या लगाया कि भाई सबसे पहली बात तो जो आप लोगों के जो स्टोन है उसकी लिथोलॉजी जो होगी, वो स्टोन में जितने भी आप लोगों के स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। मतलब पहली बात इन्होंने बोल दिया कि यूनिफॉर्म लिथोलॉजी। इनिशियल स्लोप जो होगा, इनिशियल स्लोप मतलब कोई भी स्टार्टिंग वाला स्लोप जो होगा वो डेवलप होगा किस चीज के ऊपर, रॉक ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के ऊपर। उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। इससे क्या इंश्योर होता है कि जो वेदरिंग और इरोजन जो होती है ना वो बिल्कुल एक्ट करती है इक्वली पूरे के पूरे स्लोप के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मान लो आप लोगों का अगर ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं हुआ, हाँ कई लोग बोलेंगे कि नहीं सर ये तो अभी आज के टाइम पे तो ये पॉसिबल है ही नहीं है, आज के टाइम पे प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही नहीं है। बट ध्यान से देखो कि ये स्टडी क्या थी, बहुत पुरानी स्टडीज है, 1924 की स्टडी चलती जा रही है। उस टाइम पे लोगों को कम आइडिया था कि जो रॉक होती है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होती, स्ट्रक्चर जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। तो इसने क्या जूम किया कि भाई यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, जिससे क्या होगा जो वेदरिंग और इरोजन जो होगा वो पूरे के पूरे स्लोप के ऊपर इक्वली क्या करेगी, एक्ट करेगी। दूसरा होगा इक्वल वेदरिंग, मतलब पैरेलल स्लोप रिट्रीट हो जाएगी। इसका मतलब उसने क्या बोला, जब इनने बोला कि अगर कोई स्लोप है तो उस पर वेदरिंग जो होगी वो इक्वल होगी, मतलब इस साइड भी सेम होगी इस साइड भी सेम होगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर इक्वल वेदरिंग हुई तो इसका मतलब वो टॉप से ना जाते हुए इसका साइड से पूरे तरीके से चलता चला जाएगा। तो बस वही है पैरेलल स्लोप रिट्रीट। पेंग ने अज्यूम किया कि जो रेट ऑफ वेदरिंग है ना वो सेम है अलोंग द स्लोप पर, और सेडिमेंट जो है वो रिमूव कर होते जा रहे हैं तुरंत के तुरंत, इंस्टेंटली। हेंस स्लोप रिट्रीट जो होगा वो पैरेलल होगा टू इटसेल्फ, पैरेलल स्लोप रिट्रीट होगा। दैट मीन्स कि इस तरीके से देखो, ये वाले अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से एक स्लोप बना हुआ है, तो मेरा ऊपर से टॉप से ना जाते हुए मेरा क्या होगा, साइड से पूरा का पूरा रिट्रीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा फेस तो ये है ना स्लोप का, तो ये टूटता हुआ चला जाएगा। समझ में आई ना ये वाली बात? नॉर्मली वो मैं भी थर्ड पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। अब अगर ये पैरेलली रिट्रीट हो रहा है और जो नीचे से क्या होगा, अब नीचे क्या, अगर आपका वाटर जो होगा नीचे होगा तो दैट मीन्स ये क्या होगा, प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा टेढ़ा और तरीके से ये क्या हो जाएगी, आपकी डेन्यूटेशन होती चली जाएगी, है कि नहीं है? बस वही चीज हो गई। एक और बार समझाओ इस चीज को। पेंगने और डेविस में क्या अंतर था, सीधा सीधा डेविस ने बोला था कि जब आप लोगों का इरोजन होता है तो वो ऊपर से इसको ऐसे काटता हुआ चला जाता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मेरा स्लोप ऐसा है और इसको काटता चला गया, दैट मीन्स मेरा जो स्लोप होगा ये जेंटल हो जाएगा, है ना। लेकिन पेंक ने बोला था नहीं, ये जो सब चीजें है ना यूनिफॉर्म है, मतलब स्ट्रक्चर भी इसका यूनिफॉर्म है और वेदरिंग भी यूनिफॉर्म है। अगर स्ट्रक्चर और वेदरिंग अगर यूनिफॉर्म हुई तो स्लोप के ऊपर क्या होगा, आप लोगों का इस तरीके से ये चीजें यहाँ से डेन्यूटेशन होते चला जाएगा, यहाँ से इरोजन होते चला जाएगा, मतलब दोनों तरफ से इरोजन होते चला जाएगा। तो ये जो मेरा स्लोप इस तरीके से बन रहा था वो स्लोप अब कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा स्लोप है उसकी जो साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो तो स्टीप हो जाएंगी। इसका मतलब ये जो है हम लोगों का क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं दिखाई देगा और हम लोगों को ठीक से फील नहीं होगी ये देखने में, ठीक है। इसका मतलब ये जो स्लोप है वो जेंटल ना होके उसका स्लोप का स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, साइड्स तो स्टीप ही रहेंगी, बट ये जो फील होगा आप लोगों को बैकवर्ड शिफ्ट होता हुआ फील हो जाएगा स्लोप। देखो हो रहा है ना, पहले यहाँ था, मतलब पहले यहाँ था, अब ये यहाँ हो जाएगा, है कि नहीं है? इतना गैप आ गया ना, तो बस वही चीज हो गई। थर्ड इज बेसल कंट्रोल। ये क्या है, अपन अजम्पशंस ले रहे हैं वो लोग, ये तो देख ना तो इक्वल वेदरिंग होती ना यूनिफॉर्म लिथोलॉजी होती, तो बस इसने अज्यूम कर लिया इस चीज में। समझ में आई ना? थर्ड है बेसल कंट्रोल, मतलब बेस के ऊपर कैसे कंट्रोल होगा, वही तो चीज है ये बेसल कंट्रोल, कि बेस पे भी तो कुछ ना कुछ होगा चेंजेस। तो क्या बोला, स्लोप रिप्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब पेंक ने ऐड किया एक न्यू डायमेंशन को। इसने बोला कि जो बेस होगा ना स्लोप का, इसको बेसल शेपिंग बोलते हैं, बेसल शेपिंग बोलते हैं। रिमूवल ऑफ द वेदर्ड मटेरियल इन द लोअर बिकॉज ऑफ द रिवर हेयर ओनली ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट्स। जो क्या होगा, क्या होगा, आप लोगों का जो रिमूवल ऑफ द वेदर्ड मटेरियल जो होगा ना वो स्लोअर होगा, क्योंकि जो रिवर होंगी जहाँ पर वो केवल ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट को करती हैं, ना कि एक्टिवली इरोड करती हैं, जो कि बहुत चैलेंजिंग, जो चैलेंज दे रहा है डेविस के आइडिया को, फ्लूवियल इरोजन को। एज अ रिजल्ट मतलब इसने ये बोला कि आप लोगों का जो बेस पर जो इरोजन होगा ना वो थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगी रिवर्स, ना कि इसको इरोड करने का काम करेंगी। इसीलिए अगर मेरा इस तरीके से हो रहा था, इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से ना होते हुए क्या होगा, मेरा इस तरीके से
इरोजन होगा। तो बस वही चीज़ है कि नीचे क्या हुई, मेरी यहाँ पर रिवर फ्लो हो रही है, ये रिवर फ्लो हो रही है, मेरा इरोजन यहाँ पर हो रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो होगी मेरी स्लो स्पीड होगी, तो इसका मतलब नीचे नीचे की तरफ इरोजन कम होगा। समझ में आया ना। इससे मेरे को क्या मिलेगा कि जो अपर स्लोप जो होगा ना, अपर स्लोप रिट्रीट जो होगी वो फास्टर होगी, और जो वाइल द बेस जो होगा वो बहुत स्लो तरीके से रिट्रीट करेगा। बस वही चीज़ है। ये मैंने इसको पैरेलल बना दी, पैरेलल ना होगी, इस तरीके से जाएगी ये चीज़ है कि नहीं। मतलब पहले ये वाला चीज़ उड़ेगी, फिर ये चीज़ उड़ेगी, लेकिन ये ऊपर वाली ज़्यादा जल्दी उड़ेगी, नीचे वाली धीरे कम देर में उड़ेगी। ये क्या करता है, आपका स्लोप रिप्लेसमेंट की तरफ जाता है, नॉट जस्ट सिंपल पैरेलल। इससे बिल्कुल सिंपल पैरेलल रिट्रीट नहीं होती, स्लोप रिप्लेस होता है। अब देखो मैं बताऊँ कैसे हुआ। देखो नॉर्मली अगर आप लोग ये दोनों पॉइंट को नोटिस करोगे तो मेरा स्लोप जो होगा पैरेलल रिट्रीट कैसा होगा, वो होगा इस तरीके से कि मेरा पहला स्लोप था ऐसा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पेंग अगर मेरा पैरेलल रिट्रीट होता तो दैट मीन्स मेरा नीचे भी उतना ही, ऊपर भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही गैप होता, तो मेरा क्या नया स्लोप क्या बनता, ये बनता। बट इसने एक नया डायमेंशन डाल दिया, इसने बोला कि नहीं, बेस के ऊपर क्या होगा मेरा, बेस के ऊपर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द रिवर, बिकॉज ऑफ द रिवर ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेडिमेंट बाय द रिवर, है कि नहीं है। बिकॉज ऑफ द रिवर ट्रांसपोर्टेशन मतलब रिवर ट्रांसपोर्टेशन, रिवर से जो सेडिमेंट के जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं उसके कारण ये मेरा क्या होगा, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी इससे। तो दैट मीन्स मेरा एक्चुअल वाला जो स्लोप बनेगा वो मेरा कैसा बनेगा, मेरा जो रियल स्लोप था वो ये था, एक्चुअल स्लोप जो बनेगा ना मेरा, वो बनेगा मेरा ऐसा, बन गया। क्योंकि ये तो मेरा स्लो स्पीड थी ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा जो स्लोप हो गया ना वो रिप्लेस हो गया किससे, ये वाले से। मतलब ओल्डर स्लोप जो होगा वो न्यूअर स्लोप से रिप्लेस हो गया, ना कि सिंपल पैरेलल रिट्रीट हुई। पैरेलल रिट्रीट का मतलब है पैरेलली पूरी तरीके से रिट्रीट कर गया, तो रिट्रीट तो हुआ नहीं, इसने क्या किया, स्लोप को रिप्लेस कर दिया। आया ना, देखो स्लोप रिप्लेस हो गया, पैरेलल रिट्रीट नहीं हुआ। समझ में आई नहीं वाली बात। नेक्स्ट, ठीक है। ये अपने अजम्पशंस थे। अब अगर मैं बेसिक प्रीमाइस देखूं इसकी, तो क्या करोगे, देखो ऐसे मैंने अलग अलग पॉइंट दिए और एग्जाम में इस तरीके से पॉइंट्स भी करके ही आना आप लोगों को नॉर्मली। अब देखो कॉमन सेंस लगाना, इसका क्या रिलेशन किया इनने, अपलिफ्ट और डेन्यूडेशन से रिलेशन निकाला, ठीक है, पेंग ने। तो इसने क्या किया, लैंडफॉर्म जो इवॉल्व होते हैं ना वो बिल्कुल वी बाई डी, सॉरी, अपलिफ्टमेंट डिवाइडेड बाय डेन्यूडेशन रेशो से होती है। मतलब यू बाय डी, अपलिफ्टमेंट, यू को अपन ने अपलिफ्टमेंट बोल दिया, डी को डेन्यूडेशन बोल दिया। तो अगर मेरा अपलिफ्टमेंट डेन्यूडेशन से ज्यादा हुआ, अगर मेरा अपलिफ्टमेंट डेन्यूडेशन से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, कॉन्वेक्स स्लोप बनेगा। क्या बनेगा, कॉन्वेक्स स्लोप बनेगा। दैट मीन्स वो कौन सी होगी, डेविस के अकॉर्डिंग क्या चीज थी, वो यूथ थी, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही थी इस टाइम पे, क्योंकि अपलिफ्टमेंट ज्यादा हो रहा है ना, तो मेरा स्लोप कैसा बनेगा, मेरा बनेगा कॉन्वेक्स स्लोप, है कि नहीं। कॉन्वेक्स स्लोप, तो वहां पे ये डायग्राम बना के आना कॉन्वेक्स का, ठीक है। ये मेरे वो हो गए, यहाँ पर मेरी अपलिफ्टमेंट डेन्यूडेशन से ज्यादा है, क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है तभी तो मेरा अपलिफ्टमेंट हो रहा है। सेकेंड इज, अपलिफ्टमेंट जो होगा मेरा डेन्यूडेशन के इक्वल होगा। ये बिल्कुल इक्वल नहीं बोल रहे, लगभग इक्वल बोलेंगे इसको, ठीक है। तो मतलब रेक्टिलीनियर स्लोप बनेगा, जैसा अपन लोगों ने डेविस वाले में देखा, इसको बोलते हैं रेक्टिलीनियर स्लोप, जिस पर क्या होंगे हम लोगों के मोल्ड्स डले होंगे, मतलब बहुत सारे पत्थर भी हो सकते हैं इसके ऊपर। तो ये मेरा हो गया रेक्टिलीनियर स्लोप, रेक्टिलीनियर। इस तरह से डायग्राम बना के आना है, इसीलिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, याद रखना। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो सीधे सीधे डायग्राम बनाते जाओ। अब अगर मेरा अपलिफ्टमेंट डेन्यूडेशन से कम हुआ तो दैट मीन्स मेरा क्या हुआ, कॉनकेव स्लोप बनेगा। कॉनकेव स्लोप क्या होता है कि ऊपर की तरफ स्टीप होता है, नीचे की तरफ जेंटल होता है, सॉरी, ऊपर की तरफ जेंटल होता है, नीचे की तरफ स्टीप होता है। तो ये मेरा बन गया कॉनकेव स्लोप, बन गया ना, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, v इज लेस देन d। तो बस वही चीज हो गई डेन्यूडेशन। अब इस में क्या होगा कि मेरा अपलिफ्टमेंट कम होगा, तो इसका मतलब मेरा डेन्यूडेशन डोमिनेट करेगा, तो बस वही चीज लिख दिया है। तो ये हम लोग कहाँ देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूँ eg, इसको अपन कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि हर जगह अपन को एग्जाम्पल देखने, तो हिमालयन फुट हिल्स जो है वो कॉन्वेक्स हो गया, वेस्टर्न घाट में जो हो गया वो रेक्टिलीनियर हो गया, चंबल के जो बेडलैंड्स हैं और विंध्यन स्लोप जो है वो कॉनकेव हो गया, क्योंकि ओल्ड होते चले गए, है कि नहीं है। समझ में नहीं वाली बात। नाउ अब दूसरी चीज है स्लोप रिप्लेसमेंट। क्या है,
स्लोप रिप्लेसमेंट मैंने बताया बस उस तरीके से, उसको क्या बोलेंगे अपन, बेसवर्ड इंक्रोचमेंट। स्लोप रिप्लेसमेंट को दूसरी चीज क्या बोलोगे, बेसवर्ड इंक्रोचमेंट। याद रखना, इंक्रोचिंग मतलब नीचे से तो इंक्रोचमेंट हो गया ना, और ज्यादा फैल जाएगा। क्यों फैला, क्यों उस चीज पे, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आप लोगों का जो सेडिमेंट्स हो रहे हैं वो वहां पर ट्रांसपोर्ट हो के आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो मेरा इस तरीके से था, तो यहाँ तो और ज्यादा फैल गया ना, चाहे ये चीज हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा क्या होगा, बेसवर्ड इंक्रोचमेंट हो जाएगा। तो स्टीप स्लोप जो होंगे वो इवॉल्व होंगे फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, नॉट फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड। तो मतलब जो मेरे स्लोप जो इवॉल्व होंगे वो ऊपर से नीचे ना होके नीचे से ऊपर की तरफ इवॉल्व होंगे। डेविस में क्या था, मेरे जो स्लोप थे वो कैसे बन रहे थे, ऊपर से नीचे की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्लोप इस तरीके से है तो मेरा डेविस, सॉरी वेट, हाँ, अगर मेरा स्लोप, वेट, हाँ, अगर मेरा स्लोप ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू डेविस मेरा स्लोप इवॉल्व कैसे होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस तरीके से मेरा स्लोप डेवलप होगा, है कि नहीं। दूसरी मेच्योर स्टेज अगर मान लो मैं, तो इस तरीके से मेरा स्लोप बनेगा। तो डेट मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। बट अकॉर्डिंग टू पेंक, अब ये इसके इंक्रोचमेंट के कारण क्या होगा, मेरा जो स्लोप होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ ना जाते हुए वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। मान लो मेरा एक्चुअल स्लोप ये था, अब मेरा स्लोप कैसा बनेगा, नीचे से आएगा इस तरीके से ऊपर की तरफ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नीचे से तो ऊपर की तरफ इसको लेगा कि मतलब ये घसता चला जाएगा इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ। जो मेरा इवॉल्व होगा वो कैसा बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ऐसे मेरा स्लोप बनेगा, क्योंकि पैरेलल रिट्रीट तो यहाँ पर हो ही रहा है, साथ में नीचे से इंक्रोचमेंट भी हो रहा है। तो बस वही चीज है, तो नीचे से ऊपर की तरफ इसका इवोल्यूशन होगा, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो बस वही चीज बोला, नॉट फ्रॉम द टॉप टू डाउन। कॉनकेव बेसल जो होता है स्लोप जो होता है, कॉनकेव बेसल स्लोप जो होता है, ये वाला जो है, मैंने आई थिंक इसका डायग्राम नहीं बता पाया था, हाँ बता दिया था। कॉनकेव बेसल स्लोप जो, देखो बेसल स्लोप कैसा बनेगा, कॉनकेव बन गया ना। कॉनकेव बेसल स्लोप जो होगा ग्रेजुअली रिप्लेस करता है रेक्टिलीनियर को और कॉन्वेक्स पार्ट को, है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि मान लो नीचे का, अगर जैसे नीचे वाला स्लोप है, नीचे से तो आ रहा है, नीचे का तरफ से अगर कुछ चलता जा रहा है, तो अगर ये मेरा इस तरीके से था तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर डेन्यूडेशन होने के कारण इसको क्या कर देगा, स्टीप कर देगा इसको, है कि नहीं है। रेक्सटीप मतलब रेक्टिलीनियर कर देगा, या फिर कॉन्वेक्स को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, क्या, आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव। स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल इसीलिए इसको बोलते हैं कि पूरा का पूरा स्लोप को इसने रिप्लेस कर दिया। समझ में आई नहीं ये वाली बात। अब देखो, आप कई लोग बोलेंगे कि अरे सर इसमें तो आप कैलकुलेशन भी करते हैं, लोग डायग्राम भी बनाते हैं कि किस तरीके से रिट्रीट हुआ, कि इस तरीके से बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे अपना ये रिट्रीट होता जाता है। इस तरीके के लोग डायग्राम भी बना के आते हैं, मैंने कई जगह देखा भी है, यहाँ पे एंगल्स लगा लेते हैं। ठीक है, तो अपन लोग उसकी जरूरत है क्या, नहीं, अपन ने सिर्फ ये 2 लाइन लिख दी, उसी से काम हो जाएगा। चाहो तो आप इस तरीके से डायग्राम बना के आना, एंगल्स बना के आना कि एंगल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कॉन्वेक्स जो है और जो रेक्टिलीनियर है वो रिप्लेस हो रहा है किससे, कॉनकेव से रिप्लेस हो रहा है। तो हमें जितनी एग्जाम में जरूरत है बस उतना ही कर रहे हैं अपन, इससे एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। ठीक है, एक्सेलरेशन थ्योरी अगर देखोगे इसके अंदर, क्योंकि अब अपलिफ्टमेंट होगी ना तो कोई तो थ्योरी देखना पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन थ्योरी है अपलिफ्टमेंट की, उसमें क्या बताया कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, जिसमें अपना अपलिफ्टमेंट इंक्रीज होता जाता है समय के साथ साथ। जैसे कॉन्वेक्स स्लोप जो होगा ना, एग्जाम्पल के तौर पे हिमालय, एंडीज आज के टाइम पे, जहाँ पर टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट जो हो रहा है वो इरोजन से ज्यादा है। अभी भी दिख रहा होगा आप लोगों को हिमालय के टाइम पे क्या इरोजन से ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होंगे, मेरे कॉन्वेक्स स्लोप बनेंगे। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म अपलिफ्ट बोलूं तो इसका मतलब रेक्टिलीनियर स्लोप बनेंगे। जैसे वेस्टर्न घाट हुआ, स्ट्रेट्स हुई, स्ट्रेट क्लिप्स हुई, है कि नहीं। वेस्टर्न घाट के अंदर स्कार्पमेंट हुए और लॉन्ग स्ट्रेट क्लिप्स हुई, तो वहां पर क्या हुआ, यूनिफॉर्म अपलिफ्ट हो गया। दैट मीन्स वही चीज हो गई, U इज लगभग बराबर है D के। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें, दैट मीन्स मेरा जो अपलिफ्टमेंट है वो स्पीड उसकी स्लो हो गई, तो कॉनकेव स्लोप बनेंगे। तो अपलेचियन यूएसए का, ओल्ड पेनीप्लेन छोटा नागपुर प्लेट्यू का, तो वो एग्जांपल हो गया। समझ में आया। पैरेलल रिट्रीट ऑफ द स्लोप, रेक्टिलिनियर स्लोप जो होंगे वो रिट्रीट करेंगे पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट लूजिंग द स्टीपनेस। वही मैंने बताया कि अगर रेक्टिलिनियर स्लोप हुआ, मान लो इस तरीके से स्लोप हुआ, तो अगर मैं यहाँ पर इसका डेन्यूडेशन होगा तो पैरेलल है, तो दैट मीन्स वो ऐसा का ऐसे तो रिट्रीट होगा पूरा पैरेलली। इससे क्या होगा, इसकी जो हम लोगों की स्टीपनेस है वो लूज नहीं होगी और सेम के सेम यूनिफॉर्म रहेगी, है कि नहीं। लेकिन पैरेलली तो रिट्रीट कर गया ना पीछे की तरफ। एग्जांपल डेक्कन लावा स्कैप्स,
आप महाबलेश्वर में जो कि आपको नियरली वर्टिकल क्लिफ्स को रिट्रीटिंग को स्लोली क्या कर रहे हैं, आपको दिखा रही हैं। नाउ प्रोसेस देख लो, प्रोसेस रिस्पॉन्स मॉडल अगर देखोगे इसी का, तो स्लोप नाउ प्रेजेंट द बैलेंस ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड डेन्यूडेशन, इसी का तो बैलेंस दिखा रहा है। जैसे सैटेलाइट की स्टडीज से अपन लोगों को 2015 के नेपाल अर्थक्वेक से पता चला कि कॉन्वेक्स स्लोप जो है ना वो डेवलप हो रहा है कहाँ पर, जहाँ पर अपलिफ्ट जो हो रहा है बहुत ज़्यादा एकदम से हो जाए, उस जगह पर हम लोगों को क्या बना, कॉन्वेक्स स्लोप जो हो गया, क्या हुआ, आप लोगों का डेवलप हो गया। समझ में आने वाली बात, ये 5 पॉइंट दिमाग में रखना। यही जो बेसिक प्रोमाइसेस हैं वो आप लोगों को देखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स भी अपन ने इसके साथ में लिख दिए। अब देखो स्मॉल, अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से अगर इस चीज़ को करूँ तो कैसे लिख सकता हूँ कि इफ u अपॉन डी इज इंक्रीजिंग, u अपॉन डी इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स कॉन्वेक्सिटी इंक्रीज, मतलब कॉन्वेक्स हो जाएगा ना। अगर u अपॉन डी लगभग 1 के बराबर होगा तो स्टेट प्रोफाइल बनेगी, और u अपॉन डी अगर डिक्रीज होगा दैट मीन्स कॉन्केविटी इंक्रीज होगी, मतलब कॉन्केव मटेरियल बनेगा। तो आप बना क्या सकते हो इस तरीके से, ये है कि नहीं है। नाउ स्लोप एंगल चेंजेस, अगर स्लोप एंगल चेंजेस हुआ, नॉट एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं, बस आइडिया है। जैसे चेंजेस इन स्लोप एंगल, और थीटा है ना स्लोप एंगल, लगभग किसके बराबर है, अगर ये फंक्शन हुआ यू एंड डी का, तो अगर यू और यू डी से ज़्यादा हुआ, मतलब अपलिफ्टमेंट डेन्यूडेशन से ज़्यादा हुआ, तो मेरा क्या हुआ, ये क्या हुआ, इस तरीके से फंक्शन बनाया। तो अगर मैंने किया कि यू जो थीटा जो है इसका चेंजेस ऑफ द एंगल जो होगा अगर 0 से ज़्यादा हुआ और u इज़ लेस देन डी हुआ, तो क्या हो जाएगा, मेरा 0 से कम हो जाएगा। समझ में आई ना। वेट 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ ये चीज़, आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है, कई लोग बोलते हैं। देखो ये वाली चीज़ अगर मैं इसका फंक्शन लूँ, ठीक है, ये चीज़ अलग हो गई, ये चीज़ आपकी अलग हो गई, और ये चीज़ आपकी अलग हो गई। अब देखो अगर मैंने चेंजेस लिए तो फंक्शन किसका हो जाएगा, यू एन डी का हो जाएगा। अगर मेरा अपलिफ्टमेंट डेन्यूडेशन से ज़्यादा हुआ, दैट मीन्स जो मेरा एंगल होगा वो 0 से ज़्यादा होगा, वो मेरा एंगल जो होगा 0 से ज़्यादा होगा, डिफरेंस एंगल डिफरेंस जो होगा मेरा 0 से ज़्यादा होगा। अगर मेरा अपलिफ्टमेंट डेन्यूडेशन से कम हुआ तो एंगल डिफरेंस मेरा क्या होगा, 0 से कम होगा। इसी से तो मेरा क्या बनेगा, कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिविटी बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको अपन ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी कर लिया। अब चाहो तो ये यहाँ लिख के आना, चाहो अपन यहाँ पे यहीं पे लिख के आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे भी आपको यूज़ करना हो। समझ में ही नहीं वाली बात। अब देखो वेट, एक्सेलरेशन केसेस अगर देखोगे, किसके पेन के एक्सेलरेशन केस देखोगे, तो मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसमें क्या होगा, मेरा जो होगा u जो होगा वो राइज करेगा, दैट मीन्स u इज ग्रेटर देन d होगा, तो कॉन्वेक्स स्लोप बनेगा, बल्जिंग होगी क्रेस्ट की, स्टीप वैली साइड बनेगी। मतलब सोचो आप एक्टिव बेल्ट्स में होंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल सेंट्रल ईस्टर्न हिमालयाज पार्ट ऑफ द इंडीज। यूनिफॉर्म अगर देखोगे तो u लगभग बराबर होगी d के, तो रेक्टिलिनियर स्लोप बनेंगे, स्ट्रेट कांस्टेंट एंगल बट रिट्रीटिंग बनेगा। जैसे लॉन्ग टर्म बैलेंस और द ओल्ड अपलैंड के बारे में सोचो, डेक्कन ट्रैप स्क्रैप्स एग्जांपल के तौर पे, और सेंट्रल जर्मन अपलैंड। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब आप लोगों का अपलिफ्टमेंट डेन्यूडेशन से कम होगा, तो कॉनकेव स्लोप्स बनेंगे। वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं अपन कि अगर एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ लें तो आप इसको करके आ पाओ। नाउ जैसे एजिंग ब्लॉक्स देख लो, रिड्यूस टेक्नोलॉजी देख लो, विज्ञान मार्जिन का एग्जाम्पल देख लो, और ओल्डर सील्ड एज का एग्जाम्पल देख लो। प्रोसेस पिक्चर की अगर बात करें, टाई टू हिल स्लोप एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे जो भी आप लोग हिल स्लोप एलिमेंट्स आप लोग जानते हो उससे आप इसको टाइप करो। जैसे कॉनकेव जो है लोअर एलिमेंट है ना, कॉनकेव जो है वो लोअर एलिमेंट है, ग्रो अपवर्ड, कॉनकेव जो है लोअर एलिमेंट ग्रो अपवर्ड एंड कॉन्वेक्स, इस तरीके से तो बनता है। तो ये वाली चीज़ क्या करेगी, अब जब जो रिट्रीट होगा तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर मान लो मेरा इस तरीके से ये बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो मेरा जो मेन जो फाइनल जो बनेगा वो मेरा किस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा ना नॉर्मली। वेट बना के दिखाता हूँ, इस तरीके से बन जाएगा आप लोगों का, है कि नहीं है। तो इसी को तो अपन बोलते हैं कि लोअर से अपर साइड की तरफ ये क्या कर रहा है, आप लोगों का स्लोप मूव कर रहा है। इस चीज को क्या किया इसने, रिप्लेस किया। आई एम सॉरी, मैंने बनाने के बाद उल्टा बना दिया, यहाँ पर बना था मुझे ये जो है मेन जो है ये पहले ये था। वेट
पहले कैसा था, ऐसा था। इसको इसने रिप्लेस करके कैसा स्ट्रक्चर बन गया, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया, जिसके अंदर मेरा ये कॉनकेव वाला पार्ट हो गया, कॉनकेव हो गया, ये मेरा क्या हो गया, रेक्टिलीनियर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। समझ में आई ना। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि अप से लेके ऊपर, नीचे से लेके ऊपर की तरफ इसका चेंजेस हो रहा था, तो वही बोल रहा है रिप्लेसेस द रेक्टिलीनियर या कॉन्वेक्स अप पार्ट। तो भाई रेक्टिलीनियर और कॉन्वेक्स के अप पार्ट को ये चेंज कर रहा है। लेकिन एक चीज अपन ने बोली थी कि जो रेक्टिलीनियर होता है ना, उसमें पैरेलल रिट्रीट होता है, तो पॉसिबिलिटीज है कि स्टीपनेस जो है वो उसको चेंजेस कम करता है। कॉनकेव एलिमेंट जो होंगे वो एक्सपांड करेंगे, फ्री फेस सिंक करेगी, और रेक्टिलीनियर बैंड जो होगा माइग्रेट करेंगे अप स्लोप की तरफ। बस वही चीज बोल रहा है कि अप स्लोप की तरफ माइग्रेट करके, मतलब ये जो रेक्टिलीनियर जो पहले नीचे इस तरीके से था, मान लो पहले मेरा एग्जांपल के तौर पे मान लो ये था ऐसे, वेट, अगर मेरा स्लोप ऐसे बना हुआ है पहले से, वेट, ये रेक्टिलीनियर हो गया, ऐसे बना है, तो मेरा ये जो रेक्टिलीनियर किया है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ खत्म होगा। लेकिन जो बाद में जब मेरा रिट्रीट हुआ, तो मेरा ये क्या हुआ, ये इस तरीके से रेक्टिलीनियर यहाँ से यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला इलाका है, ये इस तरीके से बना लिया इसने, तो इस तरीके से शिफ्ट कर गया। समझ में आई नहीं वाली बात। तो स्लोप जो है ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सोचो कि नहीं मेरा सेम के सेम रेक्टिलीनियर अगर यहाँ है तो यही होगा, नहीं, ये ऊपर से स्टार्ट होगा थोड़ा सा। समझ में आया ना। फ्लो चार्ट देख लो, इनिशियल स्टीप स्लोप होगा जिसको अपन फ्री फेस बोलते हैं, बेसवर्ड इंक्रोचमेंट हो जाएगा फ्री फेस का, इससे अपना जो लोअर एनक्लेव जो होगा ना वो ग्रो होगा, मतलब रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और अपर कॉन्वेक्स श्रिंक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ आ गया ना। अगर नीचे कोई भी चीज है कॉन्वेक्स जो है, उसमें तो क्या होगा, आप लोगों के सेडिमेंट जम गए तो वो श्रिंक कर गया। नाउ नेट प्रोफाइल बनेगी कॉन्वेक्स, स्ट्रेट और कॉनकेव एज यू बाई डी डिक्टेट। सीधी सीधी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देख लो इंडिया का और वर्ल्ड के, वही वाले डेक्कन का बेसाल्ट स्कार्प्स का एग्जाम्पल देख लो, विंध्यन का देख लो, कॉन्केविटी का देख लो। वर्ल्ड के अंदर बेडलैंड्स के एग्जाम्पल देख लो, डकोटा का, अपने यहाँ का भी बेडलैंड देख लो, है कि नहीं, बेडलैंड वो चंबल वाला बेडलैंड, तो वो भी एग्जाम्पल लगा सकते हो। क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई इसने बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक बेस बाइस कर दिया इसको, मतलब वो अपलिपमेंट वाली बात कर दी। क्लाइमेट और रॉक टाइप को जो है वो भी तो डोमिनेट कर सकते हैं इसके अंदर। मेजरमेंट इशूज भी बहुत आ रहे हैं कि भाई चेंजेस विद द टाइम ऑफ अपलिपमेंट और चेंजेस विद द टाइम ऑफ डेनुडेशन हिस्ट्रीज आर हार्ड टू प्रूव। भाई नहीं बता पाएंगे कि किस तरीके से अपन किस कब चेंजेस हुआ, कैसे हुआ, तो बहुत प्रूव करने में दिक्कत है। जर्मन टेक्स्ट की एम्बिग्युइटी बहुत ज़्यादा है, इससे क्या हुआ, आपकी रीडिंग करने में प्रॉब्लम आ गई, कि ट्रांसलेशन में दिक्कत आ गई, तो उसके कारण प्रॉब्लम तो हुई हुई। फील्ड वर्क अगर देखोगे, एलसी किंग ने 1953 में आर्ग्यू किया कि पैरेलल स्क्रैप जो है, रिट्रीट है और पेडिप्लेनेशन है एरिड लैंड के अंदर, ये पूरे अलग तरीके से काम कर रहा है। तो एलसी किंग ने भी बता दिया जब उन्होंने फील्ड वर्क देखा, तो इससे ये चीज़ें क्रिटिसिज्म हो गई। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है। तो भाई सबसे पहली बात तो जोग्राफर्स का जो है, जोग्राफर्स ने मूव किया जियोमॉर्फोलॉजी की तरफ, कहाँ से, एज स्टेजेस से, मतलब डेविस का जो मॉडल था वहाँ से हटा के प्रोसेस रिस्पॉन्स की तरफ, कि प्रोसेस किस तरीके से आने लगा है, लॉजिक किस तरीके से दे रहा है। इनने डायग्नोस्टिक्स किया, लिंक का स्लोप जो फॉर्म किया, यू बाई डी ट्रेंड को फॉलो किया इसने। एंटिसिपेटेड जो है, जैसे हैक का डायनामिक इक्विलिब्रियम मॉडल है, हम लोग देखेंगे एक पेज को, बहुत है आधा पेज का, कभी पूछा नहीं गया लेकिन अपन यूज़ करेंगे क्योंकि ये क्या लेटेस्ट है, 1960s में आया। मॉडर्न टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी, डीईएम जीआई या जियोमॉर्फोलॉजी, इससे एंटिसिपेट हुआ अपन लोगों का। भाई बेस तो इसी से बना ना। अब देखो मोटा मोटा का डेविस और पेंग की अगर बात करोगे, डेविस ने 1899 में दिया था, इसने क्या किया था, डाउन वेस्टिंग की बात की थी, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ स्लोप एंगल जो होंगे वो डिक्लाइन करेंगे एज के साथ साथ। पेंग ने क्या बोला कि भाई स्लोप एंगल जो होंगे उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्लोप रिप्लेसमेंट हो जाएगा, बॉटम से टॉप की तरफ आप लोगों का स्लोप जो होगा वो चेंज होगा, प्रोफाइल जो होगी वो सेट बाय यू बाई डी कॉन्वेक्स स्टेट कॉन्वेक्स कॉनकेव के कारण होगी। समझ में आया ना, मोटा मोटा समझ में आ गया ना। एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया, जैसे डिफरेंसेस बिटवीन द डेविस एंड द पेंग मॉडल, इसलिए अपन लोगों को ये चीज़ एक जगह पर अपन लोग लिख लेंगे तो बार बार आप लोगों को बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप कर लोगे तो आपके माइंड में पहले से स्ट्रक्चर बन जाएगा एग्जाम के अंदर, अगर आ गया इस तरीके से चीज़ है तो,
ठीक है, तो मैंने जाना था 8 या 9 डिफरेंसेस मोटे मोटे निकाल लिए हैं, उसका मैं छोटा छोटा वर्ड में लिख लिए हैं। ठीक है, शुरू करें नाउ। देखो, डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन और पेंग का स्लोप एवोल्यूशन मॉडल, डायमेंशन देख लोगे, अप्रोचेस एंड मेथोडोलॉजी देखोगे तो हिस्टोरिकल, पहली बात तो वही वाली बात है, डिस्क्रिप्टिव बात करी थी, इंडक्टिव बात करी थी, स्टेज बाय स्टेज बात करी थी इवोल्यूशन की, यूथ, मेच्योर और ओल्ड एज के बारे में। इसने टाइम फैक्टर पे एम्फेसाइज किया था डेविस ने। पेंग ने क्या किया भाई, एनालिटिकल बात की, डिडक्टिव बात की, कंटिन्यूअस स्लोप चेंजेस की बात करी। इसने कोई भी रिजिड स्टेजेस की बात नहीं की। इसने एम्फेसाइज किया प्रोसेस रिस्पॉन्स सिस्टम के ऊपर। अपलिफ्ट अजम्पशंस क्या थे इसके, इसने बोला, डेविस ने बोला कि भाई रैपिड अपलिफ्टमेंट हो जाता है, लॉन्ग इरोजन होता है। वही अपन लोगों ने जब इरोजन साइकिल देखी थी तब भी हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी। साथ में इसने जूम किया कि जब एक बार अपलिफ्टमेंट हो जाता है सरफेस का, उसके बाद ही आप लोगों का क्या होगा, डेन्यूडेशन स्टार्ट होगा। तो अपलिफ्टमेंट और डेन्यूडेशन जो होंगे वो साइमल्टेनियस नहीं होंगे। पहली बात किसने बोला था, डेविस ने। पेंक ने क्या बोला कि नहीं, साइमल्टेनियस अपलिफ्टमेंट और डेन्यूडेशन होता है, कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट होता है लैंडफॉर्म का, मोर रियलिस्टिक है ये चीज़। एक्टिव टेक्टोनिक्स के अंदर अगर बात करें तो रियलिस्टिक तो यही चीज़ होगी ना। नाउ स्लोप इवोल्यूशन कैसे होगा, तो इसने क्या बोला कि स्लोप डिक्लाइन होगा, मतलब स्लोप एंगल जो होंगे वो डिक्रीज होते जाएंगे टाइम के साथ साथ। मतलब स्टीप जो इस तरीके से था वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा जो स्लोप एंगल है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होते चले जाएंगे। और वही ये यूथ, मेच्योर और ओल्ड प्लेन की बात करी, यूथ में स्टीप स्लोप होंगे, मेच्योर में जेंटलर होंगे और ओल्ड एज में पेनी प्लेन बनेंगे इसमें। और ये टाइम के साथ कंट्रोल होता है। ठीक है, अगला पेंक ने क्या बोला कि स्लोप एवोल्यूशन कैसे होगा, इसने बोला स्लोप रिप्लेस होते हैं ना कि स्लोप डिक्लाइन होते हैं। स्लोप जो होंगे वो आपके कॉन्वेक्स स्लोप, सबसे जो मेच्योर जो होंगे, यंग जो होंगे वो कॉन्वेक्स होंगे, कॉन्वेक्स से फिर रेक्टिलिनियर बनेंगे, रेक्टिलिनियर से फिर कॉनकेव बनेंगे। समझ में आया। ये कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं, अपलिफ्टमेंट वर्सेस डेन्यूडेशन के में। ठीक है, अपलिफ्टमेंट वर्सेस डेन्यूडेशन। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस डोमिनेंस, मतलब प्रोसेस कैसी होगी। तो डेविस ने बोला कि फ्लूवियल इरोजन डोमिनेट करता है, रिवर कट वैली सिक्वेंशियली, लेस एम्फेसिस ऑन द टेक्टोनिक प्रोसेस, ने टेक्टोनिक प्रोसेस के ऊपर से एम्फेसिस कम किया। ठीक है, एम्फेसिस कम किया। इसमें क्या बोला, बैलेंस करेगा ये अपलिफ्ट को और डेन्यूडेशन को। ठीक है, स्लोप मॉर्फोलॉजी जो है रिफ्लेक्ट करेगी इसको, प्रोसेस की इंटेंसिटी को। टेक्टोनिक रोल जो होगा वो सेंट्रल होगा। रिलीफ डेवलपमेंट जो होंगे, आप लोगों के रिलीफ जो होंगे वो डिक्रीज करेंगे टाइम के साथ पेनी प्लेन फॉर्मेशन में। रिलीफ जो होंगे वो डिक्रीज करेंगे टाइम के साथ पेनी प्लेन फॉर्मेशन में। फाइनल स्टेज जो होगी वो लो रिलीफ प्लेन होगा, अज्यूम करेगा स्टेबिलिटी को, है कि नहीं। फाइनल स्टेज जो होगी वो लो रिलीफ प्लेन होगा और अज्यूम करेगा स्टेबिलिटी को। नाउ रिलीफ में इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन स्टेबल। रिलीफ जो होगी वो या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या स्टेबल रहेगी, डिपेंड करेगी किसके ऊपर, अपलिफ्टमेंट या अपलिफ्टमेंट वर्सेस डिरोटो, वही वाली अपलिफ्टमेंट वर्सेस, एक मिनट, अपलिफ्टमेंट वर्सेस डेन्यूडेशन रेशो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन अपलिफ्टमेंट वर्सेस डेन्यूडेशन रेशो। जिन लोगों को नहीं आ रहा समझ में वो पॉज करके लिख ले इस चीज को। एंड स्टेज नॉट फिक्स, मतलब कोई पेनी प्लेन जरूरी नहीं है कि ये बने इसमें। ठीक है, कोई एंड स्टेज तो होगी नहीं, क्यों, क्योंकि टाइम पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, सीधा सीधा अपलिफ्टमेंट और डेन्यूडेशन की जो प्रोसेस हो रही है उसको बैलेंस कर रहा है। डायग्राम अगर बना के आओगे तो कैसे बनाओगे, यूथ, मेच्योर, ओल्ड बेली, कॉन्केविटी इंक्रीज करेगी टाइम के साथ साथ, है कि नहीं, कॉन्केव होता जाएगा। ऐसे इसके अंदर भी स्लोप जो होंगे वो आपके कॉन्वेक्स होंगे, रेक्टिलिनियर होंगे, कॉन्केव होंगे, सिक्वेंस होंगे, पैरेलल रिट्रीट ऑफ द स्लोप होगा। तो ये तो क्या होगा, आपका फ्लो चार्ट हो गया इस तरीके से, इसके अंदर इसका फ्लो चार्ट हो गया, ऐसे फ्लो चार्ट बनाया जाना। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखोगे, अपलेचियन माउंटेन, वेस्टर्न घाट, विंध्यन प्लेटू। अपलेचियन क्या होगा, बिल्कुल क्लासिकल डिवीजन साइकिल का पूरा एग्जाम्पल दे रहा है। वेस्टर्न घाट जो होंगे वो डिसेक्शन होंगे वैली के अंदर। विंध्यन प्लेटू जो होंगे वो ओल्ड पेनी प्लेन बने हुए हैं। अब पेंक की साइकिल में अगर देखोगे तो हिमालयाज और एंडीज की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स स्लो बन रहे हैं रैपिड अपलिफ्टमेंट के कारण। चंबल के जो बेडलैंड्स हैं
वो कॉनकेव स्लोप बन रहे हैं स्ट्रॉन्ग डेन्यूटेशन के कारण। अफ्रीकन रिफ्ट वैली रिमेन जो होंगे इसके अंदर, समझ में आया ना। क्रिटिसिज्म कई लोगों ने दिया इसके ऊपर, वही क्रिटिसिज्म अब कॉमन सेंस इतने टाइम से अपन लोग जब से साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ रहे हैं तब से अपन को क्रिटिसिज्म रट गए होंगे अभी तक जो लोग मेरे वीडियो शुरू से देख रहे हैं। क्रिटिसिज्म वही ओवर सिंप्लीफाइड है डेविस का, इसने पूरी तरीके से प्रोसेस रेट को ही इसने क्या कर दिया, इग्नोर मार दिया। रियलिस्टिक एजम्पशंस जो थे रैपिड डेवलपमेंट के अनरियलिस्टिक रखे इनने, क्योंकि इसने क्या बोला कि भाई जो अपलिपमेंट होगा वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, डेन्यूटेशन बहुत स्लो स्लो होगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उसने अपने अकॉर्डिंग मान लिया और हो गया। तो अनरियलिस्टिक एजम्पशंस रखे ना इसने, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, क्वांटिटेटिव बात ही नहीं करता, कोई प्रूफ थोड़ी है, कोई कैलकुलेशन थोड़ी है इसके अंदर। इसमें अब जो पेंक का था, पेंक का क्रिटिसिज्म क्या मिला कि भाई थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है, इसको ऑब्जर्व पूरी तरीके से नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि टाइम के अब आपको थोड़ी पता है कि पुराने टाइम पे अपलिपमेंट की स्पीड कितनी थी। और ये कब की बात है, जिस टाइम पे हम लोगों के पास सैटेलाइट वेटेलाइट की ज़्यादा GIS टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, उस टाइम की बात चली है। इसने इग्नोर कर दिया वैली फ्लोर प्रोसेस को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला सीधा सीधा कि नीचे जो है आप लोगों का रिवर जो है, रिवर फ्लो हो रही है, उसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, सेडिमेंट्स क्या हो रहे हैं आप लोगों के इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो उसने ये वैली फ्लोर प्रोसेस तो भूल ही गया ना वो, तो लिमिटेड फील्ड को सपोर्ट करता है इनिशियली। क्यों, क्योंकि जो भी पेंक जो था उनने ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में रहकर ही, मतलब लोकल एरिया में रहकर ही इसकी स्टडी की थी। तो लोकल एरिया के अंदर थोड़ी सी लिमिटेशन दे आती है, इसका मतलब कुछ ही फील्ड में ये चीज़ें सपोर्ट करती हैं। तभी तो अगर कई लोगों ने अभी पढ़ाते पढ़ाते में कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अरे सर आपने तो ये भी बता दिया कि रिवर तो यहाँ पे डेन्यूटेट करती है, डेन्यूटेशन प्रोसेस हो नहीं पा रही है यहाँ पे तो केवल वो कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वही तो चीज़ बोला कि कहीं कहीं पर क्या होगा, आपका इरोजन होगा, कहीं कहीं पर नहीं भी होगा। तो जो नहीं होगा वो तो कम ही जगह होंगी ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड जगह है इस चीज़ की। समझ में आने वाली बात ना। आज के टाइम पे अगर रिलेवेंस देखोगे तो जो डेविस की साइकिल ऑफ इरोजन है और जो स्लोप डेवलपमेंट है या फिर स्लोप डेन्यूटेशन है, वो क्या होगा, स्टिल यूज हो रहा है किसमें, लैंडफॉर्म क्रोनोलॉजी की स्टडी में। और ये जो है जियोमॉर्फिक साइकिल थ्योरी का बेस बना रहा है और एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहा है लैंडस्केप को। समझ में आया ना। क्लोजर टू द मॉडर्न प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी, ये क्या होता है, मॉडर्न प्रोसेस जो है जियोमॉर्फोलॉजी की उसकी क्लोजर है। इंटीग्रेट टेक्टोनिक्स प्लस इरोजन, ये टेक्टोनिक्स और इरोजन को इंटीग्रेट करता है। रिलेवेंट इन द एक्टिव ऑर्गेनिक बेल्ट, बिल्कुल रिलेवेंट है एक्टिव ऑर्गेनिक बेल्ट में, है कि नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो अभी तक अपन ने पेंग का देख लिया, अब एलसी किंग का देख लेते हैं। एलसी किंग का क्या है, पेडिप्लेनेशन कंसेप्ट है। सबसे पहले ये चीज़ समझो, मैंने जब साइकिल ऑफ इरोजन बता रहा था तो उस टाइम पे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि भाई किंग का पेडिप्लेनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो इंट्रोड्यूस किया किसने, एलसी किंग ने 1942 और 1953 में। चैलेंज किसको किया, डेविस के पेनिप्लेन को किया और प्रपोज किया पेडिप्लेनेशन कंसेप्ट को। ये क्या होता है पेडिप्लेनेशन, मेनली एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर होता है, जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान एंड इंडिया। अब देखो जो डेविस थे, डेविस ने भी एरिड साइकिल की बात करी थी, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जो आप लोगों का ऊपर का जो हाइट जो होगी वो बहुत ऊंची होगी, है कि नहीं है। हाइट जो होगी वो ऊंची होगी उस एरिया की, लेकिन इनने क्या बोला कि भाई ये यूनिवर्सल है, इसमें हाइट ऊंचे होने की जरूरी नहीं है। तो दैट मीन्स एरिड और सेमी एरिड रहेगा कहाँ का, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान, इंडिया का। इसने एम्फेसाइज किया स्लोप डेवलपमेंट के ऊपर, ना कि यूनिफॉर्म डाउन वेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, स्लोप डेवलपमेंट, इनने क्या बोला कि जो स्लोप डेवलपमेंट है ना वो यूनिफॉर्म डाउन वेस्टिंग नहीं है। डेविस तो वही बोला ना, डाउन वेस्टिंग का मतलब बार बार समझो, दिमाग में लगाना, ये की वर्ड्स हैं आप लोगों के यूज करने के लिए। डाउन वेस्टिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो यूनिफॉर्म डाउन वेस्टिंग की बात, यूनिफॉर्म डाउन वेस्टिंग नहीं है। या फिर पैरेलल रिट्रीट भी नहीं है, जो पेंक बोल रहे थे कि पैरेलल रिट्रीट है इस तरीके से मेरा बन जाएगा, तो वो भी नहीं है। बट कॉम्बिनेशन है स्लोप रिट्रीट का और स्लोप रिप्लेसमेंट का, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ना कि अलग अलग पूरा का पूरा। ठीक है, इसने क्या किया, इसका सेंट्रल लैंडफॉर्म जो होगा वो क्या होगा, पेडी प्लेन है, जो कि फॉर्म हो रहा है किसके द्वारा, कोल सीन ऑफ द पेडिमेंट्स के द्वारा। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, यही चीज मैं पहले आपको बता चुका था, ये सिर्फ उसको रिपीट किया गया पूरा का पूरा पेडिप्लेनेशन के कंसेप्ट को। तो बेसिक आइडिया क्या होंगे पेडिप्लेनेशन का, जो पेडिमेंट जो होगा सबसे पहले क्या होगा, पेडिमेंट फॉर्म होंगे। देखो इसका आप क्या करोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे। कैसे बनाओगे,
पेडिमेंट फॉर्मेशन, पेडिमेंट फॉर्मेशन लिखना वहाँ पे इस तरीके से, पैरेलल स्लोप रिट्रीट, फिर पेडी प्लेन बनेंगे यहाँ पे, फिर रेसिडुअल बनेंगे। तो इस तरीके से आप वहाँ पर बना के आना। भाई पेडिमेंट फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले क्या होगा, जो फुट होंगे ना हिल स्लोप के, उस पर क्या होगा, इरोजन होगा, जिससे आप लोगों का जेंटल स्लोप जो होगा रॉक का वो प्रोड्यूस होगा, है ना, रॉक कट सरफेस प्रोड्यूस होगा। नाउ सेकंड इज पैरेलल स्लोप रिट्रीट, हिल रिट्रीट जो होगा वो बैकवर्ड की तरफ होगा, है कि नहीं, मतलब पैरेलली तो होगा इस तरीके से, पहले ऐसा था अब ये इस तरीके से हो जाएगा। तो बैकवर्ड लीविंग बिहाइंड मोर पेडिमेंट्स, तो पीछे की तरफ आप लोगों को क्या मिलेंगे, मोर पेडिमेंट्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास ये तो यहाँ से डेनोटेशन हो गया, जो बचा हुआ है इसका वो क्या होगा, यहाँ पे तो आएगा सीधा सीधा, वो तो पेडिमेंट्स होते हैं। पेडी प्लेन्स क्या होंगे, जो समय के साथ साथ ये जो पेडिमेंट्स है ना वो कोल्सीन हो जाएंगे यहाँ पर, और फॉर्म करेंगे बहुत ज़्यादा नीचा लो रिलीफ सरफेस को। यही वाले पेडिमेंट जो टूट टूट के आए वो यहीं पर रह जाएंगे। और फिर उसके बाद रेसिडुअल, जो इंसल वर्ग जो होते हैं, जो यहाँ पर क्या होंगे इंसल, जो फाइनली अगर मेरा धीरे धीरे करके ये पूरे तरीके से क्या हो गया, इरोड हो गया, तो लास्ट पे अगर रॉक जो होंगे बहुत ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, अगर मेरा इस तरीके से पेडी प्लेन बनेगा तो क्या बनेगा मेरा यहाँ पर इस तरीके से दूर दूर क्या बन जाएंगे, इंसल वर्ग बन जाएंगे। जो अपने डेविस के अंदर मोनेंट रॉक्स होते थे ना, बस मोनेंट नॉक्स होते थे ना, वही यहाँ पर क्या बनेंगे, इंसल वर्ग बन जाएंगे। समझ में आई ना ये वाली बात, यही प्रोसेस है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बताऊंगा, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, वही की वही हम चीज़ रिपीट कर रहे हैं। और जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस चीज़ का आप लोग क्या करोगे, डायग्राम बनाते चले जाओगे, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बना बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नाउ किंग मॉडल की क्या करेंगे, कोर डायमेंशंस क्या होंगी, सबसे पहला क्या होगा, स्लोप डेवलपमेंट होगा। किंग ने एक्सप्लेन किया था कि 4 एलिमेंट होंगे स्लोप में, बिल्कुल पैंक के जैसे, जैसे कॉन्वेक्स, फ्री फेस, रेक्टिलिनियर स्लोप और कॉनकेव स्लोप। देखो कॉन्वेक्स, फ्री फेस, रेक्टिलिनियर और कॉनकेव, ठीक है। ये वाला हो गया मेरा कॉन्वेक्स, ये हो गया मेरा फ्री फेस, ये हो गया मेरा सॉरी यहाँ पे रेक्टिलिनियर, वेट, ये बन गया रेक्टिलिनियर, ये मेरा बन गया कॉनकेव, है कि नहीं। इस तरीके से आप डायग्राम बना के आया ना, तो बस वही चीज बोल रहा था जिस तरीके से इसने बोला। बट अनलाइक डेविस की तरह नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि डेविस ने बोला कि भाई डाउन वेस्टिंग हो रही है, कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नहीं। इसने स्ट्रेस किया पैरेलल रिट्रीट ऑफ द स्लोप को, मतलब स्लोप एंगल जो होंगे ना वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगे, बट जो स्लोप जो होगा ना वो मूव कर जाएगा बैक की तरफ, पीछे की तरफ। मतलब अगर मेरा ये होगा तो मेरा किस तरीके से स्लोप हो जाएगा, ऐसे बनेगा, एंगल वही रहेगा, बट ये क्या होगा, अब ये यहाँ पर आके इस तरीके से मेरे को देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो बस वही चीज़ बोल रहा है कि मेरा एंगल जो होगा वो सेम एंगल रहेगा। अगर इसको कई बार अपन लोग क्या बोलते हैं, स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल इन्फ्लुएंस्ड बाय वुड, बिल्कुल वुड के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया है। और एलसी किंग का जो मॉडल होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल बोलते हैं। समझ में आया। तो मतलब इस तरीके से रिप्लेस होता जा रहा है ना मॉडल, देखो इस तरीके से अगर मेरे को बताना है तो मैं इस तरीके से स्लोप मेरा रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना के आ सकते हो ये वाला चीज, है कि नहीं है। नाउ अगर मेरा स्लोप एंगल थीटा मान लिया जाए तो रिट्रीट के टाइम पर हाइट तो जो होगी ना वो नियरली कांस्टेंट ही रहने वाली है, लेंथ और जो होगा ना वो बेस जो होगा ना वो इंक्रीज होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो नीचे मैंने क्या बताया था, नीचे की तरफ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पेंक नीचे की तरफ स्लो होगा, ऊपर की तरफ फास्ट होगा। तो नीचे तो वही रहेगा, तो इसका मतलब ऊपर वाली तो वही होगी ना, तो जो मेरा बेस है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एल, जो कि कांस्टेंट होगा, हाइट अपॉन लेंथ जो कि कांस्टेंट रहती है हमेशा। अगर वो कांस्टेंट रहेगी तो दैट मीन्स जो मेरा क्या होगा, थीटा तो चेंज वो ही रहेगा ना, सेम की सेम। मतलब मेरा जो है हाइट सेम रहेगी, और मेरा अगर ये लेंथ मेरी इंक्रीज होती चली जाएगी तो मेरा एंगल तो सेम ही रहेगा ना, चेंज तो होगा नहीं। नाउ पेडी प्लेन वर्सेस पेनी प्लेन, पेडी प्लेन वर्सेस पेनी प्लेन। पेडी प्लेन क्या होता है, डेविस ने पेनी प्लेन बोला था, क्या ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर होता है, स्लोप डिक्लाइन होता है और एजिंग स्लोप होता है, मतलब टाइम के साथ साथ स्लोप चेंज होता चला जाता है। किंग ने क्या बोला, पेडी प्लेन ये एरिड क्लाइमेट के अंदर होता है, एक्टिव स्लोप होता है और कांस्टेंट रिट्रीट होती रहती है इसके अंदर। समझ में आई ना ये वाली बात, ये चीज़ है।
कर चुके हैं, वही की वही अपन रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आंसर भी लिख के आने हैं आप लोगों को। पेनी प्लेन ट्रेसेस जो होंगे वो कहाँ पर मिलते हैं आपको? छोटा नागपुर प्लेटू में मिलते हैं। पैडी प्लेन कहाँ मिलते हैं? राजस्थान डेजर्ट में मिलते हैं, साउथ अफ्रीका वेल्ड्स में मिलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ द अर्ली, अब ये आप बोलोगे कि वेल्ड क्या होते हैं? भाई जब हम लोग एनवायरमेंट पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम पे जब हम बायोम्स पढ़ेंगे, है ना, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और जब फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर फॉरेस्ट कैसे होते हैं, किस तरीके से आपकी वेजिटेशंस होती हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो लोग पढ़ के आए हुए हैं वो लोग तो जानते होंगे, जो लोग बिल्कुल न्यू है, जिन लोगों ने पहले से शुरुआत किया है, वो बोलेंगे अरे सर ने ये चीज़ तो निकाल दी। ये मैंने निकाली नहीं है, ये बहुत अंदर जाके आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के वेजिटेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काफ़ी टाइम जगह पर इसको डिवाइड कर रखा है। तो कहीं जैसे अफ्रीका में इस चीज़ को वेल्ड बोलते हैं, तो कहीं पर कुछ को और प्रेरी बोलते हैं कई जगह पर। तो इस तरीके से चेंज होते चले जाते हैं इनके नेम। कुछ नहीं है, घास के मैदानों को बोलते हैं वेल्ड, अभी तो दिमाग में ये रख लो। सेकेंड इज इंटीग्रेशन ऑफ द अर्लियर आइडियाज, ठीक है। तो मतलब डेविस ने क्या बताया, मतलब इसने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया तीनों अलग पुराने आइडियाज को। जैसे डेविस ने क्या किया, लॉन्ग टर्म डेन्यूटेशनल साइकिल की बात करी, इसने बोला कि हाँ ठीक है ये है। पेंक ने पैरेलल स्लोप रिट्रेट की बात करी और आइडिया ऑफ द स्लोप एलिमेंट की बात करी, तो ये भी उसने उठा लिया। वुड ने बोला कि स्लोप रिप्लेसमेंट होता है, फ्री फेस रिप्लेस किया जाता है पेडिमेंट्स के द्वारा। इनने बोला कि हाँ भाई, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के इनने क्या किया, अपना मॉडल तैयार कर लिया। मतलब जो जो किंग का जो मॉडल है वो सिंथेसिस है किसकी, एक्सप्लेन की गई है एरिड लैंडस्केप बेटर देन दी डेविस, ठीक है। इन तीनों के सिंथेसिस है ना। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आया कि क्या तीनों का है, तो बोला हाँ तीनों के मिक्सअप का आइडिया। अब क्या इतने में आप लोगों को आंसर के नंबर मिल जाएंगे? नहीं ना, थोड़ा सा डिटेल में और देख लो इस चीज को कि डेविस का कैसे इन्फ्लुएंस हुआ। तो डेविस ने प्रपोज किया था साइकिल ऑफ इरोजन को, जिसमें एंडिंग पे अपन को क्या मिल रहा है, पेनी प्लेन मिल रहा है किसके द्वारा, डाउन वेस्टिंग स्लोप के द्वारा। किंग ने अडॉप्ट किया डेविस आइडिया ऑफ द लॉन्ग टर्म साइकिल, किंग ने अडॉप्ट किया डेविस के आइडिया को लॉन्ग टर्म साइकिल डेन्यूटेशन में, बट रिजेक्ट किया स्लोप के डिक्लाइन थ्योरी को। इन्हें ये बोल दिया कि हाँ भाई जो साइकिल जो है डेन्यूटेशन की वो बहुत लॉन्ग टर्म है, ये तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बट ये चीज रिजेक्ट कर दिया कि भाई स्लोप डिक्लाइन हो रहा है। इनने क्या बोला, इंस्टेड इनने जो पेनी प्लेन्स जो हैं वो ह्यूमिड रीजन के अंदर बन रहे हैं। किंग एम्फेसाइज किया, इनने बोला कि नहीं भाई जो ह्यूमिड रीजन के अंदर पेनी प्लेन बन रहे हैं ना, नहीं, पेडी प्लेन्स जो हैं वो मेरे एरिड क्लाइमेट के अंदर बन रहे हैं, उन्होंने इस पर एम्फेसाइज किया। एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेट का जो अपलैंड है पेनी प्लेन ट्रेसेस हैं, और राजस्थान के जो पेडी प्लेन्स हैं उनमें दोनों में अंतर दिखाई देता है। तो वही चीज़ आप लोगों का ये मेन अंतर हो गया, समझ में आया। पेंक का इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, पेंक ने हाईलाइट किया था स्लोप एलिमेंट को, जैसे कॉन्वेक्स, फ्री फेस, रेक्टिलिनियर, कॉनकेव, और आर्ग्यू किया पैरेलल रिट्रीट के ऊपर। तो किंग ने डायरेक्टली बोरो किया पेंक के आइडिया को, कौन से वाले आइडिया को, स्लोप रिट्रीट को और स्लोप मेंटेनेंस को, मेंटेनिंग एंगल्स को, रिट्रीट बैकवर्ड को, इन तीनों चीज़ों को क्या किया इन्होंने ले लिया कि भाई हाँ भाई ये वाली चीज़ें होती हैं। मतलब आप लोगों का स्लोप रिट्रीट होगा, स्लोप मेंटेनिंग एंगल होगा, रिट्रीटिंग बैकवर्ड होगा। किंग ने जो अप्लाई किया दिस टू द एक्सप्लेन पेडिमेंट ग्रोथ, किंग का जो अप्लाई किया दिस टू द एक्सप्लेन पेडिमेंट ग्रोथ एंड इवेंचुअली कोलसेंस इनटू द पेडी प्लेन्स, है ना। किंग ने अप्लाई किया, किसको एक्सप्लेन किया, पेडिमेंट ग्रोथ को, और इवेंचुअली कोलसेंस इनटू द पेडी प्लेन्स को। एग्जांपल के तौर पे स्लोप ऑफ द साउथ अफ्रीकन वेल्ड शोइंग फ्री फेस पेडिमेंट कॉन्टैक्ट। तो स्लोप ऑफ द साउथ अफ्रीकन बेल्ट जो होंगे फ्री फेस जैसे और पेडिमेंट जो होंगे कॉन्टैक्ट को दिखाते हैं। तो ये वाली एग्जांपल भी दिमाग में रखना। इन्फ्लुएंस किसका, अब एक और इन्फ्लुएंस किसका ले लो, वुड का ले लो, वुड का ले लो। तो वुड ने स्ट्रेस किया रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्री फेस बाय दी पेडिमेंट्स को। देखो ये वुड और जो किंग की जो एम्फेसिस है ना वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सॉरी वुड की जो एम्फेसिस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तो आप मोटा मोटा ये समझ लो, जब अपन नेक्स्ट वीडियो करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना अपना स्लोप का, तो उसमें अपन देखेंगे आगे। तो वुड का जो है उसने स्ट्रेस किया किसके ऊपर, रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्री फेस बाय दी पेडिमेंट, स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल हो गया, मतलब पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया पेडिमेंट्स को। किंग ने अडॉप्ट किया किस चीज को, एज अ फ्री फेज रिट्रीट। किंग ने अडॉप्ट किया इसको एज अ फ्री फेज रिट्रीट, इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय दी पेडिमेंट्स। ये क्या है, पेडिमेंट के द्वारा रिप्लेस किए गए।
इनलार्जिंग द प्लेन को इनलार्ज किया। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे पैडी प्लेन जो हैं वो कवर करते हैं किसको, पेडिमेंट्स को और डॉटेड बाय दी रेसिडुअल हिल्स को, इंसलवर्ग को और बॉनहार्ट्स को। एग्जाम्पल के तौर पे इंसलवर्ग ऑफ द सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो डेक्कन ट्रैप रीजन में किस तरीके से आ रहे हैं वो एग्जाम्पल देख लो, मतलब सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया का इंसलवर्ग देख लो, टूर्स देख लो डेक्कन ट्रैप्स के, तो वो भी आपके क्या हो गए, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ए बोर्ड वाले को। तो ये एग्जाम्पल ले लो, समझ में आने वाली बात कि नहीं, यही दोबारा से समझाऊं, कई लोगों को नहीं आ रहा। ठीक है, क्या होता है, वही वाली बात है कि वुड ने स्ट्रेस किया रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्री फेस बाय द पेडिमेंट्स को, है कि नहीं। इन्होंने बोला कि भाई रिप्लेस कर रहा है आप लोगों के जो फ्री फेस है ना वो पेडिमेंट्स के द्वारा रिप्लेस हो रहा है। किंग ने अडॉप्ट क्या किया इसमें से कि फ्री फेस रिट्रीट को अडॉप्ट कर लिया, जिससे जो कि रिप्लेस कर रहे हैं किसके द्वारा, पेडिमेंट्स के द्वारा, और प्लेन को एनलार्ज कर रहे हैं। समझ में आया ना। दूसरा ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों पेडी प्लेन जो हैं वो कवर होते हैं किसके द्वारा, पेडिमेंट्स के द्वारा और डॉटेड बाय दी रेसिडुअल हिल्स के द्वारा। एग्जाम्पल इंसलवर्ग्स जो हैं सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के और टोर्स जो है डेक्कन ट्रैप्स के रीजन के। किंग का सिंथेसिस क्या था, डेविस के अगर लोगे तो साइक्लिक टाइम को ले लिया ना, साइक्लिक टाइम फ्रेम को ले लिया, ओवरऑल डेन्यूडेशन लॉजिक को ले लिया। पेंग से क्या ले लिया, स्लोप रिट्रीट ले लिया और स्लोप एलिमेंट ले लिए। वुड से क्या ले लिए, स्लोप रिप्लेसमेंट ले लिया, है कि नहीं है। किंग ने ओरिजिनलिटी जो थी वो कंबाइनिंग देम फॉर द एरिड लैंडस्केप। अब कई लोग क्या बोलेंगे कि अरे किंग ने तो इन तीनों का आइडिया चुरा लिया, तीनों को मिला के बस खिचड़ी बना के दे दी। नहीं, इनने क्या किया कि भाई इस पूरे आइडिया को मिलाया और एरिड लैंडस्केप के ऊपर अप्लाई कर दिया विद द पैडी प्लेन एज द अल्टीमेट सरफेस। इन्होंने बोला कि पैडी प्लेन सरफेस बनता है। क्लाइमेट का रोल क्या होगा, क्लाइमेट का रोल क्या होगा इसमें अपने किंग के मॉडल के अंदर, क्लाइमेट का रोल क्या होगा कि किंग ने स्ट्रेस किया क्लाइमेटिक कंट्रोल को। सबसे पहली बात क्या किया, क्लाइमेटिक कंट्रोल। जब आप लोगों को मैंने इरोजनल साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में बताया था तो उस टाइम पे मैंने बताया था ना कि एलसी किंग ने एम्फेसाइज किसके ऊपर किया है, क्लाइमेट के ऊपर किया है। तो इसने स्ट्रेस किया क्लाइमेटिक कंट्रोल को, जैसे एरिड और सेमी एरिड रीजन बिल्कुल मोस्ट फेवरेबल है। मैकेनिकल वेदरिंग की बात की इनने, सीट वॉश की बात करी, डोमिनेंट प्रोसेस की बात करी। कॉन्ट्रास्ट डेविस ने एम्फेसाइज किया स्ट्रक्चर, पेंक का ओवर एम्फेसाइज किया प्रोसेस के ऊपर। समझ में आया, मतलब ये उसके क्या हुए, क्रिटिसिज्म हो गए। रियल एग्जांपल अगर देखोगे तो साउथ अफ्रीका का वेल्ड पैडी प्लेन्स, ऑस्ट्रेलिया का नल्लोबर प्लेन, इंडिया का वेस्टर्न राजस्थान पैडी प्लेन्स है, डेक्कन ट्रैप का पैडी प्लेन है, इंसलवर्ग लाइक टोर्स बर्नार्ड्स। मतलब याद रखना जब भी किंग का नाम लोगे पैडी प्लेन्स की बात करोगे। समझ में आई नहीं वाली बात। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या मिला, देखो वही वाले क्रिटिसिज्म होंगे जो हम लोगों ने साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर लिखे थे। ठीक है, अगर आप बार बार रिपीट करके बना रहे हैं नोट्स तो बनाओ, ये चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि ये आप लोगों को एग्जाम में मदद करेंगे कि जब स्लो पढ़ोगे तो इस साथ में करते जाओगे तो एग्जाम में याद आ जाएगा एकदम से। तो सबसे पहली बात, क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इसने क्या किया, डिपेंड हो गया, टू क्लाइमेट स्पेसिफिक हो गया, इसने ह्यूमिड एनवायरनमेंट को इग्नोर कर दिया, ओवर एम्फेसाइज किया पैडी प्लेन्स के ऊपर। बट रियल में क्या होता है, दोनों पेनी प्लेन और पैडी प्लेन फीचर दोनों एक साथ भी एग्जिस्ट करती हैं। मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो हैक का डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ना, कॉर्ले का सिस्टम अप्रोच जो है, मतलब हैक का डायनामिक इक्विलिब्रियम और कॉर्ले का सिस्टम अप्रोच। अब देखो वो कॉर्ले का सिस्टम अप्रोच मैं बाद में नहीं बताऊंगा, बस आप उसका नाम दिमाग में रख लो, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो जय श्री राम। So slope development is a continuous and the multivariations. So slope development is a continuous and the multivariates, not one directional. अभी तक जितने भी अपन लोग देख रहे हैं, चाहे डेविस देख लो, चाहे अपने पेंक देख लो, चाहे अपने किंग देख लो, ये सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्शन एक ही रहेगी। अगर मेरा स्लोप रिट्रीट ऐसे हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये अगर मेरा इस तरह से कम होता जा रहा है तो ऐसे ही जाएगा। ऐसे नहीं बोल रहे कि भाई यूनि मल्टी डायरेक्शन होगा, नहीं, जितना सीधा बोल दिया कि बस एक ही डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में चीज चलती रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसी है नहीं है बात, तो वही चीज हो गई। नाउ अब देखो वो ये सब चीज़ें अपनी हो गई। अब छोटा सा कंसेप्ट है अपना, नॉर्मली एग्जाम के अंदर अगर मान लो छोटा सा अगर आपको 10 मार्क्स में आ जाए, एक लाइन में आ जाए, तो आप लोगों को वो चीज़ तो होना चाहिए ना, पता होना चाहिए। वैसे मैं बता चुका हूँ पेडिप्लेनेशन में अंतर और पेनिप्लेनेशन में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो फिर से अपन एक बार इसका क्या करेंगे, अपने उसमें रजिस्टर के अंदर नोट्स बना लेंगे। नाउ पहला पेनिप्लेनेशन क्या होगा,
डेविस ने दिया पेनिप्लिनेशन का कंसेप्ट। इसने दिया, डेविस ने दिया पेनिप्लिनेशन का मतलब इसमें क्या होता है, डाउन वेस्टिंग प्रोसेस होती है, स्लोप डिक्लाइन होता है ग्रेजुअली, फाइनल स्टेज क्या बनती है आपकी, पेनी प्लेन बनते हैं। इसको अपन फ्लैट लो लैंड बन जाता है, मतलब लास्ट पे फ्लैट लो लैंड ही तो बन गया। लेकिन याद रखना क्या ये फाइनल स्टेज है, नहीं, पेनी प्लेन इज नियरली द फाइनल स्टेज, याद रखना। सेकेंड इज किंग का पेडिप्लेनेशन। तो पेडिप्लेनेशन क्या होगा, बैक वेस्टिंग प्रोसेस के कारण होता है, स्लोप रिट्रीट होता है, पैरेलल, फाइनल स्टेज बन जाती है। मतलब क्या बनेगा, आपकी पेडी प्लेन बनेगी जो कि जॉइंट पेडिमेंट्स होते हैं विद द इंसल वर्क से। कीवर्ड डाउन वेस्टिंग वर्सेस बैक वेस्टिंग से भी याद रखती हो। प्राइमर रंप और एंड रंप ये क्या होते हैं, एंड रंप और प्राइमर रंप क्या होता है, प्राइमर रंप क्या होंगे, प्राइम का मतलब स्टार्टिंग वाला इनिशियल सरफेस होता है जो कि आपके अपलिफ्टमेंट के कारण और डेन्यूडेशन के कारण के बैलेंस के कारण आप लोगों का फॉर्म बनता है, ठीक है। इनिशियल सरफेस फॉर्म्ड ड्यू टू द अपलिफ्ट एंड द डेन्यूडेशन बैलेंस। एंड रंप क्या होगा, फाइनल लो सरफेस जब आपका डेन्यूडेशन जो होगा वो डोमिनेट करेगा अपलिफ्ट के ऊपर, so shows the importance of the rate of the uplift versus denudation। ये क्या करेगा, आप लोगों का शो करेगा इंपोर्टेंस ऑफ द रेट ऑफ द अपलिफ्ट एंड द डेन्यूडेशन। कीवर्ड क्या होंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ द लैंड फॉर्म, डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ द लैंड फॉर्म। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली। अब देखो इससे ज़्यादा अगर मैं और ज़्यादा ले लेता इसी के अंदर पूरा स्लोप डेवलपमेंट का तो अपना वीडियो लेंथी हो जाता, ठीक है। जो लोग को करना है वो साथ में एक साथ उठाओ, 2.5 घंटे का वीडियो का लेक्चर पूरा कंप्लीट करो, तीनों वीडियो मिला के। अभी 2 हो गए 3 में से, थर्ड आपका कल आएगा, खत्म आपका स्लोप, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिए, 4 क्वेश्चन आए पूरे अभी तक देखे गए हैं। तो अब आपको होमवर्क क्या है कि जितना मैंने बताया, देखो मैंने नॉर्मली इस लेक्चर के अंदर भी आप लोगों को काफ़ी डायग्राम बना के भी दिखाया हाथों से बात करते हुए, तो वो डायग्राम आप बनाओ। फ्लो चार्ट अगर आप बनवा सकते हो तो आप फ्लो चार्ट्स बनाओ, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर। आप इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो मोटी मोटी, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने डिफरेंसेस बता दिए हैं, जो भी बता दिया है वो तो मैंने बता दिया। अगर आपके माइंड में और भी आ रहे हैं तो आप लिखो, और अगर आपके माइंड में आया कि नहीं मैंने कुछ मिस कर दिया इस चीज़ में कि नहीं डिफरेंसेस ये भी लगा सकते थे, तो आप मुझे मेल करो। तो अगर मेरे को लगता है कि अगर वो डालने की जरूरत है तो डालेंगे, अननेसेसरी क्यों डालें किसी चीज़ में। किसी भी क्वेश्चन को अननेसेसरी लेंदी बनाना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। एक्चुअली आप लोगों को एक तो टाइम वेस्ट होगा, इंक वेस्ट होगी, और एग्जामिनर आपके मार्क्स भी कम करेगा क्योंकि अननेसेसरी उसको लेंदी फील होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो होगा आप लोगों का वही टॉपिक 17C होगा, जिसके अंदर हम लोग ए वुड और हैक की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। हैक की थ्योरी ज़्यादा नहीं है, हाफ पेज बहुत है, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। वुड भी आज तक आया नहीं है, बस अपन को आइडिया तो होना चाहिए। मान लो देखो अभी तक आप लोगों के पास डेविस पूछ लिया, पेंक पूछ लिया, और आप लोगों के पास एलसी किंग पूछ लिया। बचा कौन, मेन कौन बचा भाई, वुड। और क्या पूछेंगे, अगर पूछेंगे भी स्लोप से कभी यूनिक अगर एग्जाम्पल आ भी गया अगर क्वेश्चन, तो वुड का ही तो आएगा और किसका आएगा। तो इसीलिए अपन लोग उसको कर रहे हैं। समझ में आया? तो थैंक यू। हम लोग लास्ट पे आ गए वीडियो के, तो जो लोग लास्ट तक आ गए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ग्रोथ चाहिए अपन को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।